यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो बच्चों ये चैप्टर फिजिक्स बुक मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। चैप्टर का नेम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो बच्चों ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये विदाउट एनी एडिटिंग होगी। इसमें आपको एज अ लाइव एक्सपीरियंस होगा कि आप लाइव पढ़ रहे हो और आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो भी आपकी दूर की जाएंगी। ओके, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप जो इस ऐप में ऑप्शन है मैसेज का, चैट का, उसके थ्रू अपनी जो भी क्वेरीज है वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रिजिड बॉडी। सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है और साथ में जो चैप्टर का नेम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों जहां पर भी फिजिक्स में डायनामिक्स वर्ड का यूज हो तो आप ये समझ लेना कि उसका मतलब ये होगा मोशन, कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड का मतलब बच्चों क्या होता है, सख्त बॉडी जो एकदम ठोस हो और वो मोशन में हो। वो किस में हो, मोशन में हो। कहीं भी अगर फिजिक्स में स्टैटिक वर्ड्स का यूज हो, स्टैटिक, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों कि वो बॉडी जो है हमारी वो कांस्टेंट है, वो मूव नहीं कर रही है। अगर कहीं भी डायनामिक्स वर्ड का यूज हो तो आपने समझ जाना है कि वो बॉडी मोशन में है, वो बॉडी मोशन में है। तो बच्चों इसके लिए यहां पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिजिड बॉडी, इसकी डेफिनेशन है ए रिजिड बॉडी इज एन असेंबली ऑफ पॉइंट masses or particles where the internal forces of interactions are so strong that the relative distance of separation between any two point masses or particles remains constant under the applications of external force। तो बच्चों रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाह रही है, समझते हैं। ए रिजिड बॉडी इज एन असेंबली ऑफ पॉइंट masses और पार्टिकल्स, कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, वो असेंबली ऑफ पॉइंट masses या फिर पार्टिकल्स का क्या है, असेंबल है। मतलब असेंबल का मतलब होता है झुंड होना। एक साथ जब हम बहुत सारे पॉइंट्स या फिर बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठा कर दें, ठीक है, उनको एक तरतीब के अनुसार या फिर विदाउट एनी तरतीब, आप ये कह लें, या तो उसको हम ऑर्डर में रखें या फिर विदाउट एनी ऑर्डर में रखें। देखें यहाँ पर जो मैंने ऊपर जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इसमें हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि एक ऑर्डर की फॉर्म में है, ठीक है। सबका जो डिस्टेंस दरमियानी डिस्टेंस है वो सारा इक्वल है। लेकिन जो बच्चों हमने सेकंड यहाँ पर डायग्राम बनाया, यहाँ पर मैंने हेयर एंड देयर जो पार्टिकल्स है यहाँ पर टिका दी है। तो एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट क्या करना है कि असेंबली ऑफ पॉइंट masses। और असेंबली का मतलब क्या होता है, झुंड, ठीक है, मॉब, कि पॉइंट masses के मॉब को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। अब बच्चों यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो बच्चों उसको रिजिड बॉडी क्यों बोलेंगे। मतलब कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर इसको हम रिजिड बॉडी क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी मैटर हो, मान के चलो हमारे पास वाटर है, ठीक है, और वाटर भी क्या है, एक मैटर है, इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और वाटर भी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। और बच्चों यहाँ पर पार्टिकल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स जो वर्ड यूज किया गया है बच्चों, उसका मतलब है एटम्स। क्या मतलब है उसका, एटम्स, ठीक है, कि ये एटम्स हमारे पास हैं, क्योंकि एटम का मैस होता है, उसका कुछ ना कुछ आप भी कह लें कि वेट होता है। वेट और मैस दो डिफरेंट क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एटम का एक वेट होता है, लेकिन उसको हम मैस बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये एक मैटर है, और यहाँ पर जो ये वाटर है, मान के चले कोई भी लिक्विड है, वो भी एक मैटर है, और वाटर भी हमारा पार्टिकल्स का असेंबल होता है। मतलब वाटर में भी पार्टिकल्स का झुंड होता है, लेकिन वो सख्त नहीं होता, वो रिजिड नहीं होता। वो इसलिए रिजिड नहीं होता बच्चों क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं, जैसे ये दो, एक पार्टिकल वाटर का ये है और दूसरा पार्टिकल वाटर का ये है और तीसरा पार्टिकल वाटर का ये है, तो बच्चों इनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होगी
वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उसी तरह अगर हम बच्चों गैसेस की बात करें, गैसेस की देखें ना, गैसेस अगर हम किसी एक रूम में स्प्रे करते हैं, कोई हमारे पास परफ्यूम है, हमने यहाँ पर एक रूम में स्प्रे किया, तो उसकी जो स्मेल है वो दूसरे रूम में कोई भी व्यक्ति बैठा होगा उसको भी आ जाएगी। वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि जो हमारा ये गैस है या फिर कोई परफ्यूम है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गैसेस भी एक मैटर है और वो भी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। बात को समझना, गैसेस भी मैटर है, वो भी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन उनके दरमियान जो फोर्सेस है, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्सेस है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर बच्चों मैं आपको थोड़ा और डिटेल में ले जाऊं, ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं और डिटेल में ले जाऊं, तो हम ये कह सकते हैं, देखें हमें पता है कि हमारे जो मैटर है, हमारा जो मैटर है वो वैसे तो 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ 3 फॉर्म की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जो हमारा कोई मैटर है वो हमारा इन 3 फॉर्मों में एग्जिस्ट करता है। वैसे तो 5 फॉर्म होती है, लेकिन उसको एक तो होता है प्लाज्मा होता है, एक दूसरा होता है, तो उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको ध्यान रखो जिससे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों सॉलिड भी एक मैटर है, लिक्विड भी एक मैटर है और गैस भी एक मैटर है। अब बच्चों सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हर मैटर पार्टिकल से या फिर एटम से मिलकर हम कह सकते हैं बना होता है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, इनके बिटवीन जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसी के कंपेयर अगर हम बात करें लिक्विड की, तो ये बच्चों लिक्विड के हमारे पास पार्टिकल्स हैं और इनके दरमियान भी फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। यहाँ पर बात चल रही है अट्रैक्शन फोर्सेस की, क्योंकि जो फोर्सेस भी बच्चों हमारी होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है अट्रैक्शन फोर्स और सेकंड होती है रिपल्शन फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। इसको हम इंटरैक्शन भी बोलते हैं कि अट्रैक्शन, जहां पर इसमें हमारे पास डेफिनेशन में जो वर्ड यूज किया गया है वो है इंटरैक्शन। लेकिन इंटरैक्शन मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, देखें ये जो वर्ड यूज किया इंटरैक्शन किया गया है, लेकिन इंटरैक्शन का मतलब क्या है? इंटरैक्शन का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो बच्चों देखो सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो फोर्स होती है उनके पार्टिकल्स के दरमियान वो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं होती, लेकिन आप ये कह लें कि सॉलिड से वीक होती है। मतलब गैस से तो स्ट्रांग होती है लेकिन सॉलिड से वीक होती है, ठीक है। तो इसको हम वीक कह लेंगे, वीक, ठीक है। और अगर बच्चों हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होती है वो वीकेस्ट होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। तो इसलिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स वो एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं, और जब एक जगह कोई चीज इकट्ठी होकर रहे तो उनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है वो सॉलिड से थोड़ी वीक होती है। तो इसलिए लिक्विड है उसको हम अगर कहीं किसी फर्श के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर डालेंगे तो वो मूव करता है, वो तैरता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, ज्यादा दूरी नहीं तय करेगा। अगर हम एक गिलास ले लें और उसमें पानी डालें और अपने फर्श के ऊपर हम फेंकें तो वो क्या करेगा, थोड़ी दूर तय, मतलब थोड़ा डिस्टेंस तय करेगा 1 ml अगर हम वाटर फर्श के ऊपर स्प्रेड करें। लेकिन अगर बच्चों हम गैस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया परफ्यूम है वो एक जगह से दूसरी जगह पर काफी आसानी से और काफी कम वक्त में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन जो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा वीकेस्ट होती हैं, ठीक है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की, तो रिजिड का मतलब क्या होता है, ठोस, सख्त। अब सख्त है बच्चों तो सॉलिड है, ठीक है। तो देखें, ए रिजिड बॉडी इज एन असेंबली ऑफ पॉइंट मैसेज और पार्टिकल्स वेयर द इंटरनल फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन आर सो स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों यहां पर इंटरनल फोर्सेस की बात करी गई है और वो ये इंटरनल फोर्सेस यही है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस है इसको हम इंटरनल फोर्सेस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास देखो मैटर है ये उसकी बाहर की सतह है,
अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इंटरनल में पार्टिकल्स होते हैं, और उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगे इनको हम इंटरनल फोर्सेस भी कह सकते हैं। ओके तो देखो यहां पर क्या लिखा है कि इंटरनल फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन। अब यहां पर इंटरएक्शन का मतलब है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इंटरएक्शन का मतलब अट्रैक्शन हो गया, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। That the relative distance of separation between any 2 point masses or particles remain constant under the applications of the external force। इसका बच्चों मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि मान के चलें कि हमारे पास यहां पर कोई सॉलिड है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल मान के चलें कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया बच्चों, ये 0.000001 mm के, मतलब आप ये कह लो कि इससे भी कम होता है। ठीक है, इससे भी कम हो सकता है मे बी, ठीक है, इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बात एक इजीली आपको कोई एक यूनिट बता देता हूं कि ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। उसी तरह ये दो पार्टिकल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो कितना है, बिटवीन के 1 सेंटीमीटर। उसी तरह ये वाला और ये वाला, मतलब इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, इसका और इसका 1 सेंटीमीटर, मतलब हर एक पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहां पर ये लिखा है डेट द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट, कि अगर हम एनी 2 पॉइंट मैसेज को अगर पिक करें, उनको एनालाइज करें, चेक करें, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मतलब बराबर होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। और या फिर हम कह सकते हैं कि और पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट अंडर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और बच्चों ये जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसलिए किसी सॉलिड के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर बाहर की हम फोर्स लगाएंगे, तो वो जो पार्टिकल्स है इतनी आसानी से नहीं हिलेंगे, मतलब पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि देखें हमारे पास ये है एक सॉलिड है, या फिर मैं ये डस्टर ले लेता हूं, ये एक सॉलिड है, अगर इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगाऊं, इसको मारूं मैं, तो बच्चों इसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है इस प्लास्टिक के, इसकी जो ये बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इनके कहने का मतलब ये है। तो बच्चों यहां पर इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू हमें समझाया हुआ है। देखें ये जो बच्चों मैंने रफ काम किया था, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, इसका एसेस ले सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह। और यहाँ पर बच्चों इसके रिगार्डिंग एक डायग्राम है। देखें कि यहाँ पर मान के चलिए दो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल को मैंने I का नाम दे दिया और इस पार्टिकल को मैंने K का नाम दे दिया। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस को हमेशा हम कहीं भी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा तो उनको हम R से, किससे करते हैं, R से मेजर करते हैं, R लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा +2 में कि 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम R से ही डिनोट करते हैं। तो इसलिए 2 पॉइंट थे I और K, तो इनके दरमियान जो हमारे पास फोर्सेस हुए, इनके दरमियान जो डिस्टेंस हुआ उसको मैंने क्या लिख लिया, R के फुट में I के, और वेयर R I के दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एनी 2 पॉइंट मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कि बराबर होगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको रिजिड बॉडी की डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों कि अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब मैंने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया तो ये नहीं टूटा, लेकिन इस पर अगर मैं कोई हैमर से मतलब हिट करूं, मैं एक हथौड़ी लूं और यहाँ पर मारूं तो ये टूट सकता है। तो वो क्यों टूटेगा, उसकी क्या वजह है, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। ओके।